26 मासूमों की जान ले ली। उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। मोदी सरकार की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कदम उठाए गए हैं। इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने हिंदुओं को पूछ पूछ कर पैंट उतारकर चेक करके मार दिया। अब उसके बाद अगर आप ये कहेंगे क्या होना चाहिए, बिना संकोच के मैं कहूंगा भैया ये नहीं हो सकता, युद्ध नहीं होगा, शांति की बात करो, तमाशा करो, ये बेहूदगी बंद होनी चाहिए। युद्ध होना ही चाहिए। सवाल पहले तो ये पता होना चाहिए कि घुसपैठ हुई कैसे, ये लोग आ कैसे गए, और अगर आ गए तो कोई आधे घंटे तक जिस तरह की हिंसा होती रही उसको कोई प्रतिकार करने वाला क्यों नहीं था वहां? प्रश्न उठाने वाले जिन लोगों के पास एक जिम्मेवारी, अगर अपनी जिम्मेवारी हो, प्रश्न उठाने वाले उठाते रहेंगे, उनको वो बंद नहीं करेंगे। उसमें इस देश को नहीं उलझना है, समय पर देश उसका उत्तर देता है। ये सिचुएशन में एनविसर्ज नहीं कर पा रही हूँ कि गोलियां चली, ताबड़तोड़ चढ़ी, लोगों को पूछ पूछ के मारा गया और उसके बाद आधे घंटे 20-25 मिनट तक कहीं पे कोई सिक्योरिटी रिटेलिएशन नहीं होता दिखाई दिया। प्रधानमंत्री लगातार युद्ध के खिलाफ जिस तरीके से बयान देते रहे, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीधे युद्ध के लिए चले जाना। अगर केंद्र सरकार के नियंत्रण में तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी, फिर आप ये उस लेमडेक सरकार की जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते उमर अब्दुल्ला को, जिसको अपने चपरासी के ट्रांसफर का भी अधिकार नहीं है। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने जिस तरीके से कायराना हमले को अंजाम दिया और 26 मासूमों की जान ले ली, उसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है। मोदी सरकार की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी और इसके आगे क्या होगा? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों ने 26 मासूमों को, सिविलियंस को निशाना बनाया, उसके बाद से सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। क्या केवल पानी रोक देने से, वीज़ा बंद कर देने से ये बदला पूरा हो जाएगा? इस तरह के तमाम सवाल हो रहे हैं। इसको लेकर अब अलग अलग बयानबाजियां भी होना शुरू हो गई हैं। शरद पवार ने जो कुछ कहा उसको लेकर महाराष्ट्र में एक अलग सियासत शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है, ज़्यादातर विपक्ष इस वक्त सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब सरकार आगे क्या करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो पाकिस्तान जो हर बार इस तरह की घटना को अंजाम देकर खुद को पाक साफ दिखाता है और गिदड़ भपकी भारत को ही देने की कोशिश करता है, उसको ऐसा कोई मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जिससे उसकी कमर वाकई में टूटेगी और दोबारा भारत की तरफ देखने से पहले कम से कम वहां के आतंकवादी और वहां की सेना 1000 बार सोचेगी। ये बड़ा सवाल है और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सभी खास मेहमान, सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और कुछ ही देर में अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा मैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, जितना कायराना ये हमला था, गुस्सा किसी का कम नहीं हो रहा। वो क्या राजनीति हो, राजनीति से जुड़े लोग हों, क्या आम लोग हों, सबके मन में यही गुस्सा है। सवाल यह है आगे क्या होगा। क्या केवल बयानबाजी कर देने से, कड़ी निंदा वाला दौर तो हम लंबे वक्त तक देख चुके, काफ़ी वक्त तक आतंकियों ने हिम्मत भी नहीं की, लेकिन अब जितनी दुस्साहस उन्होंने कर दिया, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा और कैसे देना चाहिए? देखिए आदर्श जी, इस बार जो घटना हुई है ये पहली घटना तो नहीं है, होती रही है छिटपुट घटनाएं इस बीच में भी, जब से आर्टिकल 370 हटा है। ऐसा नहीं है कि घाटी में बिल्कुल ही शांति थी, लेकिन इस तरह का जो बिल्कुल दुस्साहसपूर्ण कह लीजिए वो घटना अपने आप में बहुत दुखदायक है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अब समय आ गया है इनफ इज़ इनफ कहने का। मतलब हमें पता है कि कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप कहाँ हैं और कितनी बेखौफ तरीके से आके वो हमारे देश में घुस के, बिल्कुल ऐसे लोग जो कि जिनका सेना से, मिलिट्री से दूर दूर से लेना देना नहीं है, सिविलियंस, आम सिविलियंस जो छुट्टी मनाने गए हैं, उनको चुन चुन के मारना, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पूछ के कंफर्म करके, सिर्फ पूछ के ही नहीं, कंफर्म भी किया उन लोगों ने, वो मारना, और बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटेड किलिंग जिसको कहा जाता है। औरतों के सर पे बंदूक रख देना, कहना कि जाओ छोड़ा तुम्हें, तुम जाके अपने मोदी को बताओ। ये खुले आम चैलेंज है भारत को और इसमें हमें पक्ष विपक्ष नहीं देखना है। इसमें एज अ नेशन हमको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऑलरेडी 3 दिन निकल चुके हैं, 22 के बाद से 4 दिन निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं बयानबाजी बहुत हो गई, हम ये संधि तोड़ देंगे, हम ये पानी रोक देंगे, उससे कुछ होना नहीं है। डेटरेंट एक्शन का टाइम है आज की डेट में। अब वो डेटरेंट एक्शन सरकार सोचे। मोदी जी ने जो भाषण दिया उससे लग रहा है कि सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोच रही है, बट वो कब, कैसे और कहाँ होना चाहिए ये सरकार तय करे। इसमें किसी को दो
राय नहीं होनी चाहिए कि एक्शन नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए और होते हुए दिखना चाहिए और उस एक्शन का परिणाम दिखना चाहिए, ताकि सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, दुनिया में कोई भी देश है उसको ये संदेश जाए कि भारत के अंदर घुस के आप सिविलियंस की लाइफ के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना। और इसमें तो मुझे लग रहा है कि सरकार को एक सारे पार्टीज के लोगों के साथ बैठ के चर्चा करके कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हमें पता है ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ हैं, उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक होती है या फिर पाकिस्तान में LOC के पास कुछ कंक्रीट एक्शन होता है, पूरा देश इस समय सरकार के साथ रहेगा डिस्पाइट बाकी छोटे मोटे जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बावजूद। तो मुझे लग रहा है टाइम फॉर एक्शन है। दूसरी चीज़ लेकिन मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूँगी कि जितने भी विक्टिम्स थे जिन्होंने बयान दिया है कैमरा पे आके, जितनी देर वो घटना को अंजाम देते रहे, आश्चर्यजनक है कि इतने सेंसिटिव इलाके में कैसे वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हुई। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है आदर्श जी। मैं खुद 2 साल पहले कश्मीर और एग्जैक्टली उसी इलाके से घूम के आई हूँ और उस समय हमने 2022 की मैं बता रही हूँ, जो चप्पे चप्पे पे हमें सिक्योरिटी फोर्सेस दिखती थी और हम अंदर से बहुत सेफ फील करते थे। इतने सालों की ज़िंदगी में हम अपना कभी हमें हिम्मत नहीं हो पाई थी कश्मीर जाने की। 22 में हमने पहली बार कश्मीर का वहाँ पे जाके दौरा किया छुट्टियाँ मनाने के हिसाब से, और एग्जैक्टली उसी सब एरिया में घूम के हम आए हैं। और चप्पे चप्पे पे आपको दिख जाएगा, कहीं विजिबल, कहीं बिल्कुल डिस्क्रीट तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस दिखते थे। ये सिचुएशन में एनविसर्ज नहीं कर पा रही हूँ कि गोलियां चली, ताबड़तोड़ चढ़ी, लोगों को पूछ पूछ के मारा गया और उसके बाद आधे घंटे 20-25 मिनट तक कहीं पे कोई सिक्योरिटी रिटेलिएशन नहीं होता दिखाई दिया। तो ये भी अपने आप में सोचने की बात है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन इस टाइम पे होता है, ये सबको पता होता है। जब बर्फ पिघलती है, कारगिल के टाइम में भी यही हुआ था, जब सर्दी का सीजन खत्म हुआ, बर्फ पिघलनी शुरू हुई, इन्फिल्ट्रेटर्स घुसते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें मालूम है, तो हम थोड़ा अलर्ट क्यों नहीं थे और इमीडिएट रिस्पांस हमारी तरफ से क्यों नहीं आया? एक आध टेररिस्ट भी जिसने कि मारा, अगर उस वक्त मौके पे ढेर कर दिया जाता तो फिर भी हमें थोड़ा संतोष होता कि हमारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म बिल्कुल दुरुस्त है उस एरिया में। वो भरोसा हमारा टूट गया। अब कोई भी वहां जाने से पहले 10 बार सोचेगा और डरेगा। तो अब सरकार को उस भरोसे को वापस लाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि इस देश का हर नागरिक वहां सुरक्षित है, कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, कड़ा कदम तो उठाना चाहिए और पूरा देश ही मांग कर रहा है। हर सर, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि बस ये ऐसा वक्त आ गया है कि अब सीधा सीधा युद्ध हो जाना चाहिए। तने काटना, मतलब आतंकी संगठनों, उनके ट्रेनिंग कैंपों को तबाह करने से कुछ नहीं होगा, सीधा हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना पर होना चाहिए। उस सिचुएशन में हम आ गए हैं और जितना बड़ा आघात उन्होंने भारत को पहुंचाया है, जवाब तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो किस तरीके से संभव होगा, एक इसमें पॉलिटिकल विल भी पूरी तरीके से वैसी ही चाहिए, और सिर्फ सरकार की पॉलिटिकल विल नहीं, सभी दलों के सर्वदलीय पॉलिटिकल विल वैसी चाहिए। तो इसमें तमाम एंगल इस कहानी के ये भी हैं। नहीं, एक तो एक कि मुझे लगता है कि इसमें सभी दलों का होना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कि सभी दलों का वही है। कम से कम इस मामले में किसी ने कोई ऐसी राजनीतिक बात नहीं की है जिसको हम अलग से चिन्हित करें, और ये देश के तौर पर यही होना चाहिए। 26-27 लोगों को मार दिया गया, मुसलमान आतंकवादी थे, हिंदुओं को मारा, इसमें कोई भ्रम नहीं। और ये कहने में हमारी जुबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, बेवजह जो है वो लीपापोती नहीं करनी चाहिए। वो इस्लामिक जिहाद करने वाले थे। भारत पर इस्लामिक जिहाद का, गजवाए हिंद का जो खतरा है वो कितना बड़ा है, वो ऐसे समय समय पर पता चलता है। वहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग अब भारत के साथ हैं, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय से कश्मीर जा रहा हूँ। मैं तो 2007 में भी गुलमर्ग जब गया था और लौटा, तो वहाँ उस वक्त भी जो लोग बात करते थे तो बड़ी चौंकाने वाली होती थी। डल लेक पे मैं जिस शिकारे में रुका, 2007 की बात बता रहा हूँ, तो क्या कहा उन्होंने कहा आतंकवादी तो है ही नहीं, ये तो हिमाचल प्रदेश वाले अपना सेब बेचने के लिए, ये वहां का एक मुसलमान कह रहा था डल लेक का, जिसके शिकारे पर हम रुके हुए थे। अब बताइए, वो कह रहा है कि सेब बेचने के लिए आतंकवादी भेज देते। देश भर में अलग अलग हिस्सों में जो लोग बात करते हैं तो कहते हुए कहेंगे कि अरे कश्मीरियों को मत करो। अब हमारे राहुल गांधी जी भी ये गलती कर गए, कश्मीरियों पर कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ छिटपुट हुआ होगा, कहीं कुछ मूर्ख किस्म के लोग होते हैं, और अगर ऐसा कुछ कर रहा है, कोई मुसलमान पूछ के मार रहा है, तो उसके खिलाफ कानून कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष बोल देता है तो उसको कौन उठाएगा? उसको इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी उठाएगी। और जिसको कहते हैं ना कि एक
कंबाइंड विल की बात करते हैं, जिसको हम यूनिटी की बात करते हैं, उसमें थोड़ा सा मुश्किल आती है। तो ये एक मुश्किल आती है। अब भारत सरकार क्या करेगी, क्या कर सकती है? एक तो ये कि सिंधु जल समझौते के रद्द होने को हम सामान्य सिंबल के तौर पर न देखें। जिनको नहीं पता हो तो ठीक बात है, हम सामान्य बात कर देते हैं। अभी मैं टीवी पर और जगह जगह लोगों को सुन रहा हूं तो कह रहे अरे ये क्या है, बांध बनाने में 10 साल लग जाएगा। पढ़ते लिखते नहीं है लोग। 2018 में पाकुल दे हे, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं, वो बनना शुरू हुआ, लगभग कंप्लीट है। आपके 3 ऐसे डैम कंप्लीट हैं। किरथाई वाला चौथा, वो मंजूरी हुई लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं शुरू हो चुका। तो जानकारी नहीं है लोगों की, क्योंकि बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, वो सीधे बात करेंगे कि अरे सरकार तो यूं ही कर रही है। ये ऐसा नहीं कि मोदी के समय में, पिछली सरकारों के समय में भी सिंधु जल समझौता 1960 के बाद से बहुत से ऐसे मौके आए। हम करते क्या, अभी हम अपना वाला जो हिस्सा है वही नहीं कर पाते हैं। और अगर जो उस पे जाएंगे लोग तो समझ में आएगा, क्योंकि मैंने तो चेनाब पे भी रिवर राफ्टिंग की है। बहुत भयानक करंट होता है, क्योंकि पानी जा रहा है, आपके पास जगह ही नहीं है, रिजर्वायर नहीं है, डिसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। 2015 से नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से काम किया। बार बार पाकिस्तान की तरफ से इस पे ऐतराज उठाया जाता रहा, क्योंकि उनको पता था कि ये किस तरफ जा रहा है। अभी पाकिस्तान की जो स्थिति है, पंजाब और सिंध के बीच में पानी को लेकर भयानक झगड़ा है। मतलब इतना बड़ा झगड़ा है, उनके यहाँ खेती के लिए पानी नहीं है, बिजली के लिए पानी मुश्किल हो जाएगी। तो एक तरह से दोनों फ्रंट पर वो परेशान होने वाले हैं। पहले से उनकी मुश्किल ये है कि इंटरनेशनल जो उसको एक तरह से कहें कि सपोर्ट मिलता था, वो मिलना बंद है अभी। तो हम वहां खड़े हैं जहां हम कोई भी कार्रवाई करेंगे तो ठीक होगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसका असर दिखने में समय लगेगा। हमारे तो मर गए ना लोग। हमारे लोग तो गए थे वहां छुट्टियां मनाने के लिए, खुश होने के लिए, उनको तो मार दिया ना। वो इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों ने हिंदुओं को पूछ पूछ कर, पैंट उतार कर, चेक करके मार दिया। अब उसके बाद अगर आप ये कहेंगे क्या होना चाहिए, बिना संकोच के मैं ये कहूंगा भैया ये नहीं हो सकता, युद्ध नहीं होगा, शांति की बात करो, तमाशा करो, ये बेहूदगी बंद होनी चाहिए। युद्ध होना ही चाहिए। पाकिस्तान खत्म हुए बिना आतंकवाद खत्म नहीं होगा। भारत में कुछ कुछ होता रहेगा। और अब आपको वहां जाना पड़ेगा, जो इतने समय के परीक्षण के बावजूद हमने, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, उस पूरे इलाके में जब तक आप एलओसी के आगे पीछे डिफेंस कॉलोनी बनाना नहीं शुरू करें, यानी जो रेजिडेंशियल लोग हैं, रिहाइश के बाद एक आपको बफर जोन वो क्रिएट करनी पड़ेगी जहां सिर्फ डिफेंस के लोग होंगे। आपको अपनी तैयारी उस तरह से करनी पड़ेगी, ना इधर से आतंकवादी लौट के जा पाएगा, ना उधर से घुस पाएगा। क्योंकि आप बाढ़ लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आपकी पेट्रोलिंग चलती है, तो उसमें गुंजाइश बहुत होती है। और तब वहां जाकर आपको, जिसको कहते हैं कि अलग कॉलोनीज बसानी पड़ेगी। एक तरह से मैं कहूं तो बिना संकोच के बॉर्डर तो अब आपको चाइना की तरफ से दुरुस्त करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं ना कि इस जगह पर हम जा रहे हैं और हम आगे भी बढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वहीं रुकेंगे। एलओसी को अब तोड़ना पड़ेगा। शिमला एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ दिया, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। अब हम किसी तरह से बंधे नहीं, उनको जिस मंच पे जाना हो जाए। रशिया यूक्रेन वाले चिंता नहीं करते किस मंच पे जाएंगे, हम ही सारी चिंता किए हुए बैठे। और ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये जितने मंच है, इनकी औकात क्या है आज की तारीख में? एक झगड़ा दुनिया में कहीं पिछले कई दशकों में सुलझा पाए हो तो बताइए। मेरा मानना है भारत बहुत बेहतर स्थिति में है, पूरी तैयारी के साथ हमला करना चाहिए। हमारे जो लोग हैं उनकी जो जान गई है उसका बदला बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल बदला लेना चाहिए और पूरा देश यही मांग कर रहा है। सुनील सर, बदला लेने के लिए तैयारी उस तरीके की होनी चाहिए। अभी ठीक है, सरकार का फैसला होगा, कब करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हर बार जिस तरह की हरकत करता रहा, वक्त तो अब आ गया कि उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और सिर्फ जवाब नहीं दिया जाए, चोट ऐसी दी जाए कि उबरने से उसको सदियों लग जाए। ऐसा हो पाएगा? और ऐसा अगर कहीं कमी लग रही है तो क्यों लग रही है? मैं दोनों चीजें समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले भी हम आप चर्चा कर रहे थे अलग कार्यक्रम में, उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। धन्यवाद आदर्श जी। बिल्कुल होना चाहिए था और होना चाहिए। किसी भी इस घटना का जो भी प्रतिकार हो, उस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 11 सालों से तो आप आतंकवाद से ही लड़ रहे हैं। 2013 से लेकर के लगातार आतंकवाद पे ही भाषण चल रहा है कि सबसे बड़ा इशू है ये। आपको सीमा पार का आतंकवाद रोकना है, आपको घुसपैठ रोकनी है, घुसपैठियों की पहचान करनी है, घुसपैठियों को, आतंकियों को जो शरण और सहायता करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करनी है। क्या ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है क्या? बिल्कुल, जो करना चाहिए सरकार को करे। लेकिन सरकार ऐसे थोड़ा करती है कि आप अपनी यात्रा को स्थगित करके एक नैरेटिव बनाइए, उसके बाद एक राजनीतिक सभा में चले जाइए। कौन रोका था आपको? सवाल पहले तो ये पैदा होना चाहिए कि घुसपैठ हुई कैसे, ये लोग आ कैसे गए, और अगर आ गए तो कोई आधे घंटे तक जिस तरह की हिंसा होती रही उसको कोई प्रतिकार करने वाला क्यों नहीं था वहां? कोई ऐसी चीज तो नहीं थी? आपको पता नहीं है। और अब इस तरह के बयान आ रहे हैं कि वो सरकार की बिना जानकारी के कुछ टूर ऑपरेटर्स लोगों को वहां ले जा रहे थे। किस बात का इंटेलिजेंस है? किस बात की संस्थाएं काम कर रही हैं वहां? इतने लोग मार दिए जा, और यह कि
हिंदू मुसलमान के नज़रिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाएगा। अगर हिंदुओं की पहचान की गई है, क्या आतंकवादियों का कोड ऑफ कंडक्ट है क्या कि वो हिंदू पूछे कि नहीं, मुसलमान पूछे कि नहीं, ईसाई पूछे कि नहीं? वो आतंकवादी हैं, आतताई हैं, मानवता के विरोधी हैं, हिंसक लोग हैं, उनको जो कहना होगा वो करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया और उनकी पहचान की, बिल्कुल बहुत बड़ी आपत्ति की बात है। लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जिन्होंने अपनी पीठ पर लाद करके घायल लोगों को पहुंचाया। उन्होंने तो किसी का धर्म नहीं पूछा, वो तो किसी से नहीं पूछने गए कि आप कैसे आए थे यहाँ पर, उन्होंने क्यों कोई शिनाख्त नहीं कराई। सवाल यह है कि सरकार के स्तर पर ही पहले तो आप अपनी समस्या को समझने का और स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। अगर आप स्वीकार करें कि आपसे चूक हुई है और चूक के स्तर पर किसी न किसी को आपको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, और अगर आप अपनी चूक को नहीं स्वीकार करेंगे तो फिर आप अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर सकते, फिर तो आप नैरेटिव बनाएंगे। यह इतनी बड़ी घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, और हमारे आपके ऊपर, हमारे आपके आत्मविश्लेषण का भी सवाल है कि हम कहाँ रह गए। अब तक तो आप कहते रहे, सदन में सरकार ने कहा है कि घुसपैठ में इतने % की कमी आ गई, नागरिकों पे हमले की में इतने % की कमी आ गई, सैन्य सुरक्षा बलों पे हमले की इतने % की कमी आ गई। बाकायदे सदन के संसद के फ्लो पे बातें कही गई हैं। आह्वान किया गया कि आप बिल्कुल आप पर्यटन करने के लिए जाइए। 2006 में मैं पहली बार गया था वहाँ। आज भी श्रीनगर में जो 2006 मैंने सुरक्षा देखी थी, अभी मैं पिछले साल गया था, उतनी ही सुरक्षा आज भी है, कोई इसमें कटौती नहीं है। लेकिन जो इलाके हैं जो और वेल नोन है, पहलगांव कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको नक्शे में खुफिया तरीके से खोजना पड़ेगा आपको। पहलगांव एक ऐसी चीज़ है जो पर्यटकों के लिए मोस्ट वांटेड जगह है, इच्छित जगह है जहाँ जाना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आदमी लोग चले गए और आपको इस बात का इल्हाम नहीं है कि आप किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। प्राथमिकताएं क्या है आपकी कि उसी आयोजन स्थल, इस घटना स्थल पर 10 दिन पहले कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई आयोजन करता तो भरपूर सुरक्षा रहती, किसी तरह की कोई चूक नहीं होती। आम आदमी जाता तो आगे प्राथमिकताओं में नहीं है। तो आज जो लोग सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी की सुरक्षा आपकी प्राथमिकताओं में कब होगी, पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को या आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो, उससे किसी को इतराज नहीं हो सकता। हो तो पहलगांव से, पुलवामा से क्या आपने सीख लिया? पुलवामा से आपको कोई सीख नहीं लेनी चाहिए थी? पुलवामा के बाद कौन से कदम उठाए गए? देश के लोगों को विश्वास में लेने के लिए कौन सी पहल की गई? ये घटनाएं केवल नैरेटिव बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को भी आप सरकार के प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय सभा में भी नहीं जाएंगे और आप कहें कि मैं बहुत गंभीर हूं। सवाल ये ना कि आपके अंदर एक प्रतिबद्धता दिखाई पड़े और ये लगे कि आप कुछ करना चाहते हैं, देश के लोगों को आपस आश्वस्त करते हुए दिखाई पड़े। दुनिया के किसी भी देश में आपने कभी देखा है क्या कि जहां पे इस तरह की बड़ी घटना हो और वहां के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लोगों को संबोधित न करते हो, बात न करते लोगों से? ये किस तरह की बातें हो रही हैं? किसने बना किया आपको किसी कार्रवाई से रोकने के लिए? पुलवामा के बाद किसने आपको रोका था कार्रवाई कि आप कार्रवाई मत कीजिए? जो बिहार के मजदूर, अब आप ये कहेंगे कि साहब धन पूछ के मारा गया, तो उसी जगह पे डोडा और राजौरी और यासी में जो बिहार के मजदूरों को मार दिया गया बिना धर्म पूछे, तो घटना महत्वपूर्ण नहीं है? जब धर्म पूछ के मारा जाएगा तभी घटना महत्वपूर्ण हो जाएगी। सैन्य बलों के कैंप कार्यालयों पर हमले किए गए, वो महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि धर्म नहीं पूछा गया। किस महीने में ऐसी हुआ जब जम्मू कश्मीर में इस तरह की हिंसा घटनाएं नहीं हो और लोग हताहत न हुए हों? हमको आपको इन घटनाओं से सीखना पड़ेगा, सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी और एक ऐसे प्रयास करने पड़ेगा जिसमें लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव हो। अन्यथा ये माना ही जाएगा कि केवल इन घटनाओं से आप अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं। समीर सर, इस बात को नजरअंदाज कर दें कि धर्म पूछकर मारा, क्योंकि जब कहीं मॉब लिंचिंग होती है कई बार हमने देखा कि बड़ा बढ़ चढ़ के उसको बताया जाता है कि भाई हिंदुओं की भीड़ थी और एक मुस्लिम को घेर कर मार दिया या किसी और धर्म के व्यक्ति को घेर कर मार दिया। उसका बहुत बढ़ चढ़ कर बखान होता है, उस पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उसमें वो जिसकी लाश पड़ी है उसकी पत्नी अगर ये बात वहाँ बता रही है, उसको भी हम नकार दें? देखिए, मुझे लगता है किसी भी स्थिति में धर्म पूछकर मारने की जो घटना है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसे लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से पूछ कर मारा गया है। मतलब कि भाई आप हिंदू हो तो ही आपको मारा जाएगा और एक महिला को छोड़ दिया गया कि जाके आप मोदी को बता दो। तो ये घटना बहुत कुछ बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हिंदू धर्म के प्रति हिंदुओं के लोगों के लेके किस तरीके से जहर भरा हुआ और किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, घटनाओं के संदर्भ में जो पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में सबसे पहली बात तो ये कि सरकार का रिस्पॉन्ड बहुत तेजी से था। गृह मंत्री अमित शाह तत्काल पहलगाम चले जाते हैं,
साथ में मनोज सिन्हा जो दिल्ली आए हुए थे, कश्मीर के उपराज्यपाल, वो भी चले जाते हैं। प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का यात्रा छोटा करके तुरंत लौट कर आते हैं। और जो सरकार के तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में सरकार ने वो सारे काम किए। सरकार ने सिंधु जल समझौता को रद्द किया, पाकिस्तानी से कि 48 घंटे के अंदर आपका वीज़ा होगा, आपको तुरंत जाना पड़ेगा। अटारी बॉर्डर को क्लोज करने का कर दिया गया है। कॉन्सुलेट से कह दिया गया है कि भाई आपके जो है मेन लोगों को निकलना पड़ेगा, सिर्फ 30 लोग वहाँ पर रहेंगे। तो सरकार ने तत्काल कदम उठाया, जो सरकार को लग रहा था कि कदम फौरी तौर पे उठाना ज़रूरी है। जहाँ तक युद्ध की बात है, तो कोई भी दो देशों के बीच में युद्ध को एकदम बच्चों का खेल नहीं है कि आप तुरंत निर्णय ले लें। इसके पहले भी ऐसी घटना हुई है कि जब सरकार के पास यह मौका था कि पाकिस्तान पर हमला कर सकता, तब भी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। एक सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन प्रधानमंत्री मोदी ने चूज किया था। तो मुझे लगता है कि एकदम से युद्ध के लिए जाना यह देश के लिए ठीक भी नहीं होगा। जबकि पुलवामा में 40 सैनिकों को मारा गया था, उस समय पूरा मौका था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से क्या कार्रवाई करना है, किस तरीके से करना है, फिलहाल ये पूरे माहौल बनाने में लगे होंगे। और अब जब आप युद्ध में जाते हैं तो आपको दूसरे देशों के भी इसमें सहमति और दूसरे देशों को भी तैयार करना पड़ता है। जिस तरीके से 13 राष्ट्र प्रमुखों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात कर ली, 30 से ज़्यादा कॉन्सुलेट को अपडेट किया गया पूरे मामले को लेकर। और अभी सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं। जिस तरीके से आतंकवादी गया है, पाकिस्तान सेना का उसमें हाथ है, पाकिस्तान के लोगों का उसमें क्या भूमिका रही होगी, पाकिस्तान देश की क्या भूमिका होगी, देश पूरे उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेगा। और मुझे लग रहा है आने वाले से प्रधानमंत्री कार्रवाई करेंगे। सिर्फ लोगों की भावना है कि युद्ध होना चाहिए, इस आधार पर तुरंत एक देश दूसरे देश पे हमला करो। प्रधानमंत्री मोदी वो व्यक्ति है जिन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में कहा था कि भाई युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार युद्ध के खिलाफ जिस तरीके से बयान देते रहे, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए सीधे युद्ध के लिए चले जाना इस घटना को लेकर। और उसके परिणाम सबको भुगतना है। पाकिस्तान तो भुगतेगा ही, वो तो नंगा हो चुका है, उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अगर युद्ध होगा तो उसका नुकसान भारत को भी कई तरीके से भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री 2047 से विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उस दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो वे कोशिश करेंगे कि युद्ध एकदम अंतिम विकल्प हो, जब कोई दूसरा विकल्प ना बचे कि आर्थिक रूप से आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दो, दूसरे लिमिटेड सैन्य अटैक करो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या लॉन्चिंग पैड पे सेना को भेजकर वो आतंकवादी के लॉन्चिंग पैड को खत्म करने की बात हो, बाकी दूसरे देशों को, बड़े देशों को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की बात हो, तो सारे ऑप्शन पहले सरकार इस्तेमाल करेगी। और सरकार को लगेगा कि ये सारे करने के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है, तो अंतिम विकल्प के रूप में जब कोई विकल्प नहीं बचेगा, तो मुझे लगता है फिर भारत युद्ध की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल जरूर भारत की जनता को लगता है कि तत्काल पाकिस्तान का हिसाब किया जाए, अटैक किया जाए। मुझे नहीं लगता कि भारत पहले युद्ध की तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, ये घटना साधारण नहीं है। भविष्य में भूतकाल में इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि इस तरह की घटनाएं घटेगी। पुलवामा के बाद भी लग रहा था कि कोई ना कोई घटना आगे घटने वाली है, और ये घटना घटी। और ऐसा भी नहीं कि आखिरी घटना है। आने वाले समय में भी अगर इस तरह के आतंकवादी जो 748 किलोमीटर लंबी जो भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा, अगर वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लेगा, तो किस रास्ते से वो कैसे घुसते हैं। कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी को समर्थन, पनाह देते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वो लोग जब तक उपलब्ध देते तब आतंकवादी आते रहेंगे, और 2 आतंकवादी भी आकर 10-15 लोगों को बहुत आराम से मार सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यह संभावना हमेशा बनी रहेगी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, कि कभी भी वो घुसकर हमला कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो सरकार ने कदम उठाए वो बहुत अच्छे कदम उठाए, और मुझे लगता है इसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। जो कदम उठाए उसका ऐसा नहीं कि 24 घंटे के अंदर से दिखेगा, आने वाले समय में उसका असर दिखेगा। और सरकार सिर्फ इसी कदमों के सहारे नहीं बैठेगी, सरकार के मन में कई और विकल्प भी होंगे। आने वाले दिनों में सरकार के वह विकल्प भी हमें नजर में आएंगे। फिलहाल विपक्ष भी सरकार के साथ है, देश सरकार के साथ है, और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि इस समय देश की भावनाएं क्या है। तो देश की जो भावना है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब बिहार में गए तो अपने रैली में इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। तो मुझे लगता है आने वाले समय में और कठोर प्रतिबंध या और कठोर परिणाम पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री उठाएंगे, यह देश आने वाले समय में देखेगा। जल्दी से। प्रधानमंत्री को समय लगेगा और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे इलेक्शन रैलीज में पीएम की स्पीचेस याद आती हैं, जब वो बहुत मखौल उड़ाते थे कि 26/11 के बाद डोजियर दिया जाता था, और हमने तो बालाकोट के बाद घर में, पुलवामा के बाद घर में घुस के मारा एयर स्ट्राइक की। तो अब प्रधानमंत्री को प्रूव करना होगा कि उनकी कथनी और करनी एक है। जिसको वो कांग्रेस का मखौल उड़ाते थे कि डोजियर आदान प्रदान हो रहा है, वो डोजियर आदान प्रदान होके यहाँ भी ना रह जाए। अब उनको प्रूव करना होगा कि वो उतने ही टफ एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं जितना वो कहा करते थे। ठीक है, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन विनोद सर, मैं अवधेश सर, जो बात पूर्णिमा मैम कह रही हैं उसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये
एक बड़ा बोझ मोदी सरकार के ऊपर है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, सबके मन में ये है कि एक्शन तुरंत होना चाहिए और एक्शन दिखना चाहिए। अब कि वो वाले एक्शन से काम नहीं चलेगा कि 2 जहाज गए, वो वहाँ पर बम गिरा के आ गए, एक लॉन्च पैड उड़ा दिया और हम इससे यहाँ पर खुश हो गए। अब कुछ ऐसा चाहिए जो दिखे और लंबे वक्त तक उसका असर भी दिखता रहे। क्या ये एक अपनी इमेज में फंस गई है मोदी सरकार, वो भी एक बड़ी वजह है? और दूसरा, सरकार सोच रही होगी, जो भी कदम उठाना है वो सोच रही होगी, वो कब करेगी वो सरकार तय करेगी, अपने हिसाब से तय करेगी, लेकिन ये दबाव और अवधेश जी का अनुभव है काफी कश्मीर को लेकर, इसलिए उनकी बात को थोड़ा आप असल में ये शब्द जो प्रयोग कर रहे हैं ना, वो भारत में जो एक बहुत बड़े वर्ग का मानस है कि सरकार दबाव में होगी, सरकार फंस गई होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने, आप उसके समर्थक है, विरोधी है, आतंकवाद पर, पाकिस्तान से निपटने में जिस तरह की सक्रिय प्रतिबद्धता परिणामों के साथ दर्शाई है, उसके उदाहरण भारत में न पहले थे और अभी तक कोई आगे होगा क्या करेगा नहीं जानते हैं। अब आप मानते हैं कि बालाकोट का प्रभाव ही नहीं पड़ा, तो आतंकवादी घटनाओं में 70 से 75% की कमी अगर 2019 से 24 के बीच आई है पहले की तुलना में, नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, तो ये तो है, सारे आंकड़े हमारे देश के सामने हैं। और कोई भी स्वीकार करेगा कि जम्मू कश्मीर 2019 के पहले और 2014 के पहले भी देख लीजिए, और आज के जम्मू कश्मीर में कितना व्यापक अंतर आ गया है। पिछले साल 2 करोड़ 36 लाख अगर वहाँ पर्यटक गए थे और इस बार 3 करोड़ की उम्मीद थी, तो अपने आप बताता है वहाँ तो टैक्सी नहीं मिलती है, सड़क जाम हो रहे थे। तो ये इसलिए उसमें आने की आवश्यकता नहीं है। इस समय की परिस्थिति देखिए, किसी भी कार्रवाई के पहले उसका लक्ष्य तय करना पड़ता है। एक लक्ष्य था कि वहां से बमबारी किया है, भारत को करके दिखाना था, और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर धमकी देना था उसकी हवा निकालनी थी कि 2 बार कार्रवाई करके हमने दिखा दिया कि आप न्यूक्लियर, आपका कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस समय जो घटना हुई है, उसके पहले जो पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर साहब ने जो बयान दिया था, उसमें बताया था, उसकी 2 बातें बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि इतिहास में कलमा के आधार पर केवल 2 राष्ट्र बने हैं, एक मोहम्मद साहब ने रियासत तैयबा बनाया और दूसरा 1300 साल बाद पाकिस्तान बना है, और ये मतलब रियासत तभी तक पूरा नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर नहीं होगा। वो हमारे इस्लाम के कलमा का पार्ट है, जिहाद का। तो जाहिर है कि जब वो बोल रहे थे तो इसके पहले अपनी तैयारी की होगी दीर्घकालीन कि हमको वहां क्या करना है, और ये तो संभव नहीं कि भारत की दृष्टि नहीं रही होगी। कार्रवाई हो गई है तो आप 10 सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन बहुत सारी कार्रवाई नहीं हुई है, आतंकवादी मारे गए हैं, पकड़े गए हैं, वो भी उसके साथ जुड़ता है कि ऐसा नहीं कि बहुत सारे उन्होंने बीच में करा दिया था। तो अब ये उसे रूप में लाने का जो पाकिस्तान के अंदर स्वयं सेना के भ्रष्टाचार, उसकी काहिली, उसकी विफलता, उसके अय्यासी के जो लोग आवाज उठा रहे हैं, इमरान खान की पार्टी को नियंत्रित नहीं कर सके, जो सेना पर डायरेक्ट अटैक कर रही है, उनके विरुद्ध स्वयं असंतोष है, और इन सब में चाहे अफगानिस्तान से सबसे निपटने में वो विफल है, अपना एक काम कर रहे हैं। लेकिन आतंकवाद के हथियार से निपटने के लिए आपको राजनीतिक आर्थिक रूप से स्थिर होना, शक्तिशाली होना आवश्यक नहीं है। आपको एक भाव जिहाद का, इस्लाम का पैदा करना है। अगर इस भाव से कुछ भी लोग अगर वहां तैयार हो गए हैं तो वो एक युद्ध की अलग मतलब वो चरित्र बनता है। अब सेकंड बात आते हैं, ऐसी परिस्थिति में देश का मानस निश्चित रूप से है, और उसमें हम लोगों का भी मानना है कि जो चीज जैसे निपटता है, अगर युद्ध से ही निपटना हो तो युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध भी, किसी भी युद्ध के लिए तैयारी करनी होती है। जनरल मानेक शॉ ने लिखा बाद में कि इंदिरा गांधी ने मुझे बुलाकर के मई में और जून में कहा कि हमको सैन्य कार्रवाई करनी है। मैंने कहा ऐसे नहीं कर सकते, हमको तैयारी करनी पड़ेगी अगर युद्ध जीतना है एक लक्ष्य के अनुरूप। और भारत ने फिर दिसंबर में जाके सैन्य कार्रवाई की, और आप देख ही सकते हैं कि 10 दिन के अंदर परिणाम जो है युद्ध के हमारे सामने आ गए और किया है। तो भारत के इस समय जो तीसरी परिस्थिति है कि भारत बदला हुआ है, जम्मू कश्मीर बदला हुआ है, भारत और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदला हुआ है।
पाकिस्तान के द्वारा इस्लाम जिहाद लेने के बावजूद वो देश भी जो ओआईसी में उसका समर्थन करते थे अभी तक साथ दिखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। सारे देश ने भारत का साथ दिया और प्रधानमंत्री ने मधुबनी में जाकर के अंग्रेजी में भी भाषण दिया, हिंदी में दिया, यह बताया है कि जिन लोगों ने साथ दिया है शुक्रिया। हम आतंकवाद की घटना करने वाले साथ साथ उनके भी प्रश्रय देने वाले जो शक्ति हैं उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेंगे जो अकल्पनीय होगी। और कुछ कार्रवाई अभी हर्षवर्धन जी ने बताया, हमने कुछ कार्रवाई तो किया है ना, सिंधु जल हमारे यहाँ कहा कैसे कर लेंगे। 2019 के बाद से कुछ तैयारी हुई है और कल उसके तात्कालिक, मध्यकालीन, दीर्घकालीन और एक बार 1948 में जो संधि 30 मार्च को खत्म हो गई थी, 1 अप्रैल 1948 को तो कुछ समय के लिए वो स्थिति पैदा हुई थी और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। तो पाकिस्तान की पूरी भूमि की सिंचाई यहाँ से होती है, उसको वहां तो उनकी बहुत बड़ा धक्का होगा, असाधारण धक्का होगा। तो इसीलिए ये अंतिम एक विकल्प है, उसमें तरीका इतना ही है। इस समय भारत सैन्य विकल्प के साथ साथ और विकल्पों पर भी काम कर रहा है और भारत इसमें सफल होगा। लेकिन एक देश अगर आतंकवादी हो जाए और वो पैदा कर दे, और कह रहा है सेना प्रमुख कि जम्मू कश्मीर हमारे पाकिस्तान की नस है, पाकिस्तान के होने उनके सेना की नस तो है, तो फिर उस प्रकार से वो पूरी तैयारी होगी, आतंकवादी मरने को दुनिया में तैयार है और उसके पीछे एक इस्लाम का जिहाद उनकी मनोवृत्ति का है। लेकिन जो लास्ट बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, पहली बार है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी ने जिले जिले में विरोध प्रदर्शन किया है। महबूबा मुफ्ती जैसी आतंकवाद की समर्थक और पाकिस्तान के प्रति नरम नीति रखने वाली को सड़क पर आना पड़ा है। लोग कम या ज्यादा संख्या में कैंडल मार्च लेके, बाकी लेके सड़क पर उतर रहे हैं और इन सबको हम झूठ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर 370 के बाद बदला है, जो आर्थिक लाभ पहुंचे हैं, जो पर्यटकों से इतने 12-13 हजार करोड़ की आय होने लगी है और लोगों ने इतने लोन लेके कार क्या क्या खरीदा हुआ है, तो सबको लग रहा है कि ये तो मार देगा हमको। तो अब ये वातावरण भी बदला है, इसलिए भारत सरकार को भी सपोर्ट है, देश का भी सपोर्ट है। लेकिन भारत को तो अपने अंदर भी लड़ना पड़ता है ना। भारत को बाहर भी लड़ना है, अपने अंदर भी तो प्रश्न उठाने वाले, बोलने वाले सारे लोग हैं, उनसे भी लड़ना है, बाहर भी लड़ना है। बाहर आप सैन्य का, बाकी विकल्पों से, सैन्य आर्थिक विकल्प से लड़ेंगे, अंदर आपको इंफॉर्मेशन वार से उसके हिसाब से लड़ना पड़ेगा। ठीक है विनोद सर, लेकिन एक बात बताइए, इन सब के बीच चर्चा सर्वदलीय बैठक में भी हुई। किरण रिजिजू ने बाहर आकर कहा, उन्होंने माना कि चूक हुई। चूक एक बड़ी बात है, क्योंकि चूक को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है, आम आदमी भी पूछ रहा है। अब उस पर राजनीति जो हो, बातचीत जो हो, वो अपनी जगह है, लेकिन चूक कैसे हुई? जब हम इतने दावे कर रहे थे, बार बार अपने सीमा की सुरक्षा की बात कर रहे थे, और इतनी बड़ी चूक, एक सैन्य ऑपरेशन होता है, सैन्य मुठभेड़ होती है, उसको दूसरे नजरिए से देखा जाता है, लेकिन आम सिविलियन जिसके पास हथियार के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो जब मारे जाते हैं तो ये चूक बहुत गंभीर मानी जाएगी। उस चूक को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। और कश्मीर, क्या वो कोल्ड ड्रिंक का कैन बना हुआ है कि जैसे ही ढक्कन खोलेंगे तो वो पूरा बाहर निकल आएगा? वो दबाव वाली स्थिति अभी भी कश्मीर में है। हमने, ठीक है, चीज़ें ऊपर से बहुत शांत दिख रही हैं, लेकिन क्या वो दबाव वाकई ग्राउंड पर ख़त्म हो पाया है? देखिए, पहली बात तो ये घटना को लेकर हम सभी सहमत हैं कि इतनी शर्मनाक, इतनी दर्दनाक, इतनी निंदनीय, दंडनीय घटना है कि इसके बारे में कोई कुछ दूसरी राय हो ही नहीं सकती। और बात यह है कि आपने चूक की जो बात कही, दरअसल अति 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 आत्मविश्वास जो होता है ना, वो कई बार इस तरह की चूक करवाता है। 370 हटने के बाद निश्चित रूप से होता है, सही कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारा वहाँ विकास के कामों में तेजी आई है, पर्यटन बढ़ा है, ट्रेड बढ़ा है, बहुत सारे चीज़ें, और जिसकी वजह से कश्मीरी अवाम को फ़ायदा भी पहुँचा है। लेकिन हमने उसका कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ढिंढोरा भी पीटा है, जो शायद नहीं पीटना चाहिए था। अपना काम करते रहिए, आप ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? आपने हटा दिया, ठीक है, लोगों ने स्वागत किया, देश ने, मेजॉरिटी ने स्वागत किया, बहुत कुछ लोगों का सहमति रही होगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी उस पर। लेकिन उसके बावजूद मतलब, और उसी के चलते जो नीचे, ऊपर से नीचे तक अति आत्मविश्वास जो आता है ना, वो दिक्कत पैदा करता है। और ये अभी अवधेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जनरल मुनीर का भाषण कई दिन पहले हुआ था, 10-15 दिन पहले हो चुका था, 17 अप्रैल को हुआ था। और जनरल मुनीर का भाषण मैंने भी सुना यूट्यूब पे, पहले तो मैंने खाली उसकी कुछ क्लिपिंग देखी थी, कल या परसों मैंने पूरा भाषण सुना। वो तो जनरल मुशर्रफ की राह पे है भाई, वो पूरा भाषण सुनिए, वो दूसरे जनरल मुशर्रफ बनना चाहते हैं। कोई पाकिस्तान में इसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन मैंने तो देखते ही कहा कि ये तो जनरल मुशर्रफ बनना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ की सरकार के लिए खतरा है, जो पूरा उन्होंने जिस तरह से, वो किसी जनरल का भाषण नहीं है, वो एक ऐसे जनरल का भाषण है जो पूरे पाकिस्तान का नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए इच्छुक दिखाई पड़ रहा है।
और मुझे ये आश्चर्य होता है कि जिस चीज़ को अवधेश जी ने नोटिस किया या हम लोगों ने नोटिस किया, उसको भारत सरकार या भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां या भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां क्यों नहीं नोटिस कर पाई। ये जनरल मुनीर जो ISI के प्रमुख भी रहे, चीफ थे, और इन्हीं के टाइम में शायद पुलवामा या कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई जब ये ISI के चीफ थे, और वो जनरल मुनीर इस तरह बोल रहे हैं और कश्मीर पर जोर देके बोल रहे हैं, 2 नेशन थ्योरी को जायज़ ठहरा रहे हैं, जबकि 2 नेशन थ्योरी बांग्लादेश बनने के बाद ही ध्वस्त हो गई थी व्यवहारिक रूप से, लेकिन उसको जायज़ ठहरा रहे हैं। और जो कहा कि 2 ही दुनिया में देश बने, एक कलमा पड़ गया, एक सऊदी अरब का जो जिक्र किया और एक उन्होंने पाकिस्तान किया, यानी बाकी जितने मुस्लिम देश हैं वो बिना कलमा के ही बन गए, यानी जो 53-54 जो IC कंट्रीज़ हैं वो कैसे बन गई, ये जनरल मुनीर के पास का जवाब नहीं है। तो उस पर हमारी सरकार ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये खतरनाक संकेत है। पुलवामा में जो चूक हुई थी, भयानक चूक हुई थी, जिसका इशारा बाद में तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया था, उस चूक से कोई सबक नहीं लिया हमने। आज तक ये नहीं पता लगा कि पुलवामा की उस चूक के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या, नीचे से ऊपर तक कुछ जांच बैठी, सब हुआ, एक मतलब एक बाबू स्तर का आदमी भी कोई सस्पेंड हुआ, टर्मिनेट हुआ, कोई खबर कोई सामने नहीं आई, और उसके बाद अब ये चूक हुई। मैं आतंकवादियों के तो कमर तोड़ने की जो सरकार करना चाहे करे, हम सब उसके साथ है, पूरा देश साथ है, विपक्ष ने भी समझदारी का परिचय दिया है, और मोदी जी पर और सरकार पर हमें अपना भरोसा रखना चाहिए। सरकार किसी पार्टी की नहीं, सरकार भारत की है, सैन्य बल सुरक्षा बल भारत के, हम सबको भरोसा है सरकार पर, सरकार समय पर कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन घटना हुई कैसे इसका, और खुद सरकार ने चूक मानी है, पहली बार इस सरकार ने चूक मानी कि चूक हुई, तो कम से कम ये तो होना चाहिए ना कि इस तरह की चूक जो हुई है कि उसकी जिम्मेदारी भी तो फिक्स होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? 26/11 के लिए अगर शिवराज पाटिल जिम्मेदार माने जा सकते हैं, तत्कालीन गृह मंत्री, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है जो लगातार चूक होती चली आ रही पुलवामा से लेकर के और अब तक? कोई है जिम्मेदार नहीं जिम्मेदार है? ये भी तो सवाल देश के अंदर डेमोक्रेसी में उठने चाहिए, उठेंगे, और खुद सरकार के भीतर सरकार खुद इसका एक अपना रिव्यू करेगी और करना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। अगर कोई ऐसी घटना होती है दोबारा रोकना है तो पहले तो अपने कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे आपको। पाकिस्तान पे तो हमला कर दीजिए, कुछ कर दिए, तो सरकार को तय करना क्या करना है, क्या उसके लिए सही विकल्प है। वैसे जैसा कि अभी समीर भाई ने भी कहा कि मोदी जी खुद इस बात को कहते हैं युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, और वो तो युद्ध रोकने की अपील करते हैं पूरी दुनिया से, यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने की, गाजा में जो हुआ उसको रोकने की करते हैं। ऐसे में हम युद्ध पे सीधे चले जाएं, क्या जा सकते हैं क्या? या अगर युद्ध नहीं तो क्या विकल्प हो सकता है? इस पर सुरक्षा विशेषज्ञ, सैन्य विशेषज्ञ, CCS में सब विचार हो रहा होगा, और वो जो कदम भी उठाए जा रहे हैं, भाई ये बहुत बड़ा फैसला है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु जल सभ्यता जो समझौते को रद्द करना बहुत बड़ा फैसला है। इसी तरह बहुत सारे और फैसले लिए गए हैं, और शुरुआत में इसी तरह के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से ही दबाव बनता है। पाकिस्तान भी रिएक्ट कर रहा है, उसने हमारी एयरलाइनों की एयर स्पेस बंद कर दिया, शिमला समझौते को रद्द कर दिया, मतलब अपनी तरह वो भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ें तो होंगी। इसके बावजूद ये भी सही है कि आतंकवाद की अगर कमर तोड़नी है तो कैसे तोड़ी जाए, इस पर ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। युद्ध से टूटती है तो युद्ध से टूटे, बिना युद्ध किए सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक इस तरह किसी काम से टूटती है वैसे टूटे, या जो कि अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा साहब ने माना है कि पिछले 30 साल से 40 साल से हम आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका की तरफ इशारा किया सीधे सीधे, यूरोप ब्रिटेन की तरफ इशारा किया और कहा कि उनके कहने पर हमसे गलती हुई है, यानी वो स्वीकार भी कर रहे हैं और ठीकरा भी अमेरिका की तरफ फोड़ रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में भारत सरकार को एक समझदारी भरा निर्णय लेना होगा, और मुझे लगता है भारत सरकार सक्षम है। लेकिन वही है कि इन सब चीज़ों को राजनीति का मुद्दा अगर बनाने लगेंगे हम, तो फिर दिक्कत होने लगती है। अब जैसे धर्म की बात हो रही है, ये पहली बार नहीं हुआ है भाई। पंजाब का आतंकवाद भूल गए क्या? बसों से उतार के और पगड़ी वाले और गैर पगड़ी वाले अलग करके मारे जाते थे। कितनी घटनाएं हुई लालडू में, फतेहाबाद में, मुक्तसर में, सारे हत्याकांड हुए। मैं तो याद है, मैंने वो कवर करता था उस समय, और तब भी तो धर्म के आधार पर होता था। लेकिन तो क्या उसके लिए हम सारे पंजाब के अपने सिख धर्म वालों को जिम्मेदार मानेंगे? और हमने 1984 में वो मूर्खता की, वो मतलब घटिया काम यहाँ के कुछ अतिवादी तत्वों ने किया कि एक घटना के लिए हमने सारे उनको मान लिया। तो इसी तरह जो अभी शुक्ला जी ने कहा कि भाई आदिल भी तो मारा गया ना बचाने में, एक आदिल आतंकवादी है, एक दूसरा आदिल मारा गया, तो वहाँ के तमाम लोगों ने मदद भी की है। और अवधेश भी कह रहे हैं जिस तरह विरोध करके लोग निकले हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी देना चाहिए कि वो अगर धर्म के आधार पर पूछ के मार रहे हैं तो हम धर्म के आधार पर भेद करके उनके काम को आसान करेंगे। जो अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में तमाम लोग DNA और ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, तो इस पर भी इस अतिवाद से भी बचने की जरूरत है।
एक समय ठीक है। पाकिस्तान के खिलाफ हमको जो करना है करना चाहिए, लेकिन साथ में हमको जो है उस अतिवाद से बचना चाहिए कि देश के भीतर हमारे जो है वो किसी तरह का वो न हो, जो वो और करना अगर चाह ऐसे रहा है वो तत्व ना जो- और ऐसे तत्व जो देश के भीतर रह के समर्थन कर रहे हो आतंकवाद का, उनकी तो खोज करके उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कश्मीर में हो या कश्मीर के बाहर हो। ठीक है। जो लोकल सपोर्ट देने की बात करते हैं उसमें कोई नरमी और कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और आखिरी बात ये है कि देखिए, ये आतंकवादी संगठन हमेशा ऐसी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। जो फिदाइन बनते हैं ना, वो चाहे पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद दौरान जो मरजीउड़े आते थे उनको मरजीउड़े बोला जाता था, या ये तथाकथित ये जो कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तानी और इस्लामिक आतंकवाद के जो जिहादी हैं वो भी धर्म के नाम पर ही आते हैं, या कोई ना कोई भावना इनको जो है लिट्टे ने जो ये पैदा किया था वो भी कोई भावना पैदा करके हम अपना राष्ट्र बना रहे हैं। तो भावनात्मक रूप से दोहन करके इस तरह के फिदाइन तैयार किए जाते हैं। मेरा ये कहना है कि ये सवाल जरूर उठेगा कि पहलगाम जैसी जगह, आज ही मैं बात कर रहा था एक डिफेंस के सज्जन से, कहते हम रिटायर्ड हैं, आश्चर्य बोले इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है वहाँ एक सिपाही भी नहीं था। तो ये सब जांच करनी चाहिए सरकार को, हाँ। एलजी को करनी चाहिए, राज्य सरकार करे, केंद्र सरकार करे, और जो जिम्मेदार इसके लिए अधिकारी और जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और आखिरी बात कि कश्मीर के लोगों को उनका राज्य दे दीजिए, 370 हटा दिया है, उनका राज्य दे दीजिए तो ज़्यादा और बेहतर तरीके से वो आपके साथ आएंगे। राज्य दे दिया जाए कश्मीर के लोगों को वर्तमान परिस्थितियों में, जो बात कह रहे हैं, मतलब परिस्थिति के हिसाब से कतई नहीं देना चाहिए। राज्य दे देने का मतलब क्या हुआ? मतलब राज्य नहीं मिल रहा इसलिए आतंकवादी घटनाएं होंगी? ये कौन सा तर्क है? चुनाव हुआ, वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उससे पहले भी जब ये विधानसभा का नहीं हुआ तब भी डीडीसी के इलेक्शन हुए, वहां नए नए नेता निकले हैं। कौन निकल कर आया? वो कश्मीर के अलावा कोई और आया क्या? क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग या महाराष्ट्र और पंजाब के लोग चले गए थे क्या? कश्मीर की जो स्थिति है उसमें बिल्कुल वो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर ही रहना चाहिए। ये गलती अब दोबारा नहीं करनी चाहिए, ये गलती दोबारा किसी कीमत पे नहीं करनी चाहिए। 370 समाप्त होने के बाद की जो स्थितियां हैं, जिसकी वजह से अवधेश जी और विनोद जी कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी भी ऐसे निकली, महबूबा भी विरोध करने पर आमादा हुई, ये कोई सूरा कर्म नहीं कर रहे हैं। वरना यही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि यहां तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। स्थिति को नहीं भूलना चाहिए। कोई चाशनी लपेट के कुछ बोल रहा है, अंदर क्या जहर है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और हम पूजने वाले लोग हैं। औरंगजेब वो सिपाही मरा था तो देश में किस हिंदू को गर्व नहीं हुआ था? फालतू की बात होती है, जबरदस्ती का। अब अभी मतलब जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट, क्यों नहीं कहेंगे कि वो इस्लामिक जिहादी आतंकवादी थे? कहेंगे भाई, बिल्कुल कहेंगे। हिंदू मुसलमान करना तब होगा जब हम ये कहें कि नहीं देश का हर मुसलमान वही कर रहा है, वो कतई नहीं कहना है। दोनों का अंतर करना पड़ेगा। अगर वहां एक आदिल मरा वो बंदूक छीनने में जो कहा जा रहा है, तो ये भी तो सच है ना कि वहीं स्लीपर सेल, वहीं रात रुकाते हैं, वहीं खाना खिलाते हैं, वहीं रुकाते हैं, वहीं ठहराते हैं, और वहीं जब कुछ फंस जाता था तो पूरा मोहल्ला घेर के और सेना पर और पुलिस वालों पर, जम्मू कश्मीर पुलिस पर, हाँ। जिसमें मुसलमान ही थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी करता था। इतनी आसानी से रोजी पिक्चर दे दी जाती है, और इसीलिए मैं इसको फ्रॉड सेकुलरिज्म कहता हूं। इसीलिए कहता हूं आप दोनों चीजों को बहुत साफ साफ बात करिए। क्या हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो पुलिस वाले हैं वो मुसलमान हैं तो नहीं कहते हैं कि इस्लामिक जिहादी? वो भी वही कहते हैं। ओवैसी को कहने में जुबान नहीं लड़खड़ा रही, और हमारे जो फ्रॉड सेकुलर हैं उनकी जुबान लड़खड़ाती है। मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, इधर को छोड़िए, वो तो अभी भी आतंकवादियों को बचाने के लिए, और जवाबदेही हमेशा सरकार की, सेना की, सुरक्षा बल की, पुलिस की, उन्हीं की होगी और किसकी? हमारी आपकी थोड़ी ना होगी। हम आप तो भारत के नागरिक हैं, हमने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दी है, वो चुनी गई है, उसके अंडर में एग्जीक्यूटिव है, सेना है, वो काम करेगी। और इसीलिए ये हो पाया कि आज आप कश्मीर में जो देख रहे हैं, जो आंकड़ा अभी गिनाया जा रहा है कि 30 लाख से 2.5 करोड़ 3 करोड़ पहुंच गए, इसीलिए है क्योंकि हर जगह सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई, हर जगह सरकार ने आउटरीच की, हर घर में ये बिना सोचे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। खैर घाटी में तो हिंदू बच्चे ही नहीं है तो क्या जाएंगे, वो तो मार के भगा दिए गए। आज तक उनको जाने का रास्ता नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? वो सरकार पे सवाल खड़ा करना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कर दीजिए। और कोई भी एक घर से वहीं अगर छिपा बैठा है और एक दिन अचानक गोलियां चला देगा तो कौन सी सिक्योरिटी कर लेगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जरा लार्जर पिक्चर देखनी होगी। ये छोटा सा देख के और उसके आधार पर सब विश्लेषण कर देना, इससे बात नहीं बनने वाली है। सरकार पर सवाल उठाया जाए, उठाया जाएगा ही, लेकिन इसी सरकार की वजह से आज कश्मीर इस हालात में पहुंचा है कि आज आपको पूरा कश्मीर, पूरा न सही बड़ा हिस्सा कश्मीर का सड़क पर उतरा हुआ है। हाँ। विश्वविद्यालय की छात्राएं, लड़के, वो सब निकले हुए, वो इसीलिए क्योंकि सरकार ने ये काम किया है। लेकिन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इस पे अगर कोई कर रहा है तो ये बौद्धिक बेईमानी है। पहली बात तो ये है कि ये इसको तो सभी कह रहे हैं धर्म पूछ के मारा। कौन कह रहा है धर्म पूछ के नहीं मारा?
और ये भी कहा गया कि बाकायदा चुन चुन के मारा गया, सिंदूर और बिंदी देख के मारा गया कि भाई उनका पति था। आधार कार्ड भी किसी आधार कार्ड देखिए, इसमें कौन कौन कह रहा है कि नहीं मारा गया, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि राज्य देने का वादा इस भारत सरकार ने संसद में किया है और कई बार किया है, लगातार किया है। ऐसा नहीं है कि और समय ठीक है आप मत दीजिए राज्य, कोई बात नहीं। मैं तो खाली कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समय पर करना चाहिए। राज्य देने का मतलब ये नहीं है कि कश्मीर पूरा जो है स्वतंत्र हो जाएगा। पहले भी कश्मीर में निर्वाचित सरकारें पूर्ण राज्य रहा है, आतंकवाद भी था और आतंकवाद से लगाम भी लगती थी। गाजी बाबा जैसे भी मारे गए हैं, एक से एक वहाँ हिजबुल के लोग मारे गए हैं, लश्कर के लोग मारे गए हैं, उन पर भी और राज्य भी था। और जब राज्य था तो जब घटना होती थी तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती थी पूरी। आज एलजी की जिम्मेदारी नहीं है क्या फिर? अगर तो फिर क्या कार्रवाई होगी फिर? नहीं, जिम्मेदारी खाली कहने से थोड़ी होगी ना। फिर जिम्मेदारी अगर है तो जिम्मेदारी का ये भी दिखना चाहिए जिम्मेदारी क्या है। हाँ जिम्मेदारी है, कुछ होगा ऊपर से नीचे तक कि पहलगाम जैसी जगह में एक सिपाही नहीं लगा। पूरे कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन पहलवान जहाँ 2000 पर्यटक हैं और सबको मालूम है, और अभी जुलाई में अमरनाथ यात्रा होने वाली है, तो ये जिम्मेदारी तय नहीं होगी क्या? अगर केंद्र सरकार के नियंत्रण में तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर आप ये उस लेमडेक सरकार की जिम्मेदारी नहीं ठहरा सकते उमर अब्दुल्ला को, जिसको अपने चपरासी के ट्रांसफर का भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि राज्य देने की बात, ये राज्य दे करके आप वहाँ की सरकार को एम्पावर कर सकते हैं, मत करिए। अगर लगता है कि राज्य देने से बात बिगड़ मत करिए। मैंने तो एक सुझाव दी, राज्य देने का ये मतलब नहीं है कि अगर राज्य नहीं मिलेगा तो आतंकवाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप राज्य जो है मत दीजिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि वो इस्लामिक आतंकवादी थे, मान लिया, कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन उनके इस तथ्य से हम इस देश के हर मुसलमान पर अगर तो हर मुसलमान पर कौन सवाल उठा रहा है? सोशल मीडिया पे जो उठा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। तो जैसे जिनको आप कह रहे हैं ना, ऐसे फ्रॉड नेशनलिस्ट के खिलाफ मैं हूं। अगर फ्रॉड सेक्युलरिस्ट जो है इस्लामिक आतंकवाद करने में उनकी जबान लड़खड़ाती है, तो ऐसे फ्रॉड नेशनलिस्ट भी निंदा के पात्र हैं जो इस देश के हर मुसलमान पे उंगली उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई भी हो। तो फ्रॉड सेक्युलरिज्म इतना खतरनाक है, उतना फ्रॉड नेशनलिज्म भी उतना ही खतरनाक है। ठीक है, पुणे जी। देखिए, इस सारी जो घटना हुई है और उसमें जो अब चर्चा में आ रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड घटना, इतने लोगों का मारा जाना, ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बन के रह जाए। और ये जो बहस हो रही है, बहस उसी दिशा में जा रही है। ठोस एक्शन कहीं नहीं दिख रहा है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है। अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आज किसके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? क्या एलजी ने इस्तीफा दिया? क्या होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? डायरेक्ट यही दो लोग हैं ना जो रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या पेशकश भी की? हटाएं या ना हटाएं वो अलग बात है, पेशकश भी की क्या कि इतनी बड़ी चूक हो गई हमसे, हम माफी मांगते हैं, हम इस्तीफा देते हैं? किया क्या? नहीं किया। तो सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा आप बनाएं। और जैसे विनोद जी अभी कह रहे थे, जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि एक सोशल मीडिया पे एक युद्ध छिड़ गया है, जैसे अब सबको पता होगा नीरज चोपड़ा जो हमारे यहाँ भाला का ओलंपिक मेडल विजेता है, उसने अशरफ नदीम को कल बहुत पहले एक न्योता कोई दिया था, वो अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो नीरज चोपड़ा अब ट्रोल हो रहा है, उसको एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। तो अगर वो नैरेटिव बनाना है, और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उसी नैरेटिव को बनाने में इंटरेस्टेड है। नहीं, हर वक्त नैरेटिव कहाँ बनता है मैम? हर वक्त नैरेटिव कहाँ बनता है? नैरेटिव हर वक्त क्या पब्लिक केवल सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव पर ही चल रही है सर? लेकिन ठोस एक्शन हमें अभी तक चूंकि दिखा नहीं है, इसलिए शक हो रहा है कि सिर्फ नैरेटिव बनाने में तो नहीं लोग इंटरेस्टेड हैं ज्यादा। ठीक है। ठोस एक्शन ये सरकार नहीं कर रही तो कौन सी सरकार कर रही है? और बड़ी विचित्र बात है कि कह रहे हैं ठोस एक्शन नहीं होता। ठोस एक्शन कैसे होता है? ठोस एक्शन के लिए सरकार की अपनी तैयारी, और यहां तक कि जब हमने एयर स्ट्राइक भी की थी तो भी करीब 12-14 दिन बाद की थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या नीरज चोपड़ा को जो लोग कह रहे हैं वो कोई नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं? अगर कुछ लोगों के हिसाब से कहेंगे तो जितने लोग उठपटांग हरकतें कर रहे हैं, जितने लोग जाके वहां से वीडियो बना रहे हैं, वो सारे के सारे कांग्रेसी हैं, घोषित कांग्रेसी हैं। वो लड़की जो वहां से ड्रामा कर रही है वो कांग्रेसी निकली, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थी। अभी तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सावरकर पर बोल के गए, उससे बड़ा नैरेटिव कौन बनेगा? स्वतंत्रता सेनानी को इस तरह से माफी वीर कह रहे थे, कह दिया ना सर्वोच्च न्यायालय ने कि गांधी जी भी तो कह रहे थे कि योर फेथफुल सर्वेंट। क्यों नहीं बात होगी इस पे? ये जो मैं बार बार कह रहा हूं
ये इस तरफ जाने से बचना चाहिए, वरना सारी परतें खुलेंगी, हर बात होगी। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा, ये कोई सोशल मीडिया का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। हाँ। तो उन्होंने कहा ना कि आप स्वतंत्रता सेनानी की तरह से, और राहुल गांधी की उसी बात को लेकर लोग अगला पीछे टॉपिक जाते है। हैं, बड़ा वर्ग उनके साथ रहता है। अवधेश जी, लेकिन कड़ा एक्शन क्या होगा? मनोज सिन्हा जी का इस्तीफा ले ले मोदी सरकार, वो कड़ा एक्शन होगा, या गृह मंत्री इस्तीफा दे दे वो कड़ा एक्शन होगा, या पाकिस्तान को जवाब दिया जाए वो कड़ा एक्शन होगा? जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए। और जब यहाँ पर बात हो रही तो जाहिर सी बात है लोग भी चर्चा कर ही रहे होंगे, उनके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि कड़ा एक्शन का जिम्मेदारी तो ले पहले कोई। एक परिपक्व जिम्मेवार देश के हित की, देश का क्या इस समय दायित्व है? सीधा सा पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो, भारत सुरक्षित हो, आतंकवाद से मुक्ति का जो दौर चला है वो वापस न लौटे। अगर ये 3 लक्ष्य इन दोनों लोगों के इस्तीफे से पूरा होता है तो करवा लीजिए। हमारे देश में यही तो मैंने कहा ना, अब उसमें मुझे आप अगर उलझाएंगे, इस सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है उसका उत्तर दो, फलाना दो, तो मैंने तो अपने को उस सब कोई वीडियो में देखता ही नहीं हूं। मुझे कभी कभार लिखना होता है तो लिख देता हूं, कुछ प्रमुख लोगों पर जाता हूं, मेरा वो है ही नहीं कंसर्न कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। सोशल मीडिया के द्वारा भारत के अंदर से, भारत के संपर्कों से देश और विदेश में जो भारत के विरुद्ध अभियान चलाया जाता है, आज भी इस मामले पर जो चल रहा है, तो वो तो भाई किसी के भी है कि भाई अगर पुलवामा के एंट्री पॉइंट पर तो होना चाहिए ना सुरक्षा वाले, सामान सी बात है। गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड, किरण रिजिजू ने इसको स्वीकार किया, उसको जांच करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि भाई वो तो रास्ता खुलता ही नहीं था, वो तो अमरनाथ की यात्रा के थोड़ा पहले से वो खुलता था, तो वो देखना पड़ेगा कैसे कब खुला, क्योंकि वहां आप जाएंगे पहलगाम में तो लोग प्रचार कर बैसरन घाटी चलिए, बैसरन घाटी चलिए, वहां ये है, उनकी फोटो लोग दिखाते हैं, घोड़े वाले रहते हैं, गाड़ी वाले रहते हैं। अब कई बार वो हुई है, वो तो एक विषय है, उस पर जाएगा आगे से। लेकिन देखिए इस समय जो भारत को करना चाहिए, जो होना चाहिए, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दो, अभी सबको फांसी पर, मैं तो उसमें जाता भी नहीं हूं इस समय, उसमें वो मेरा कंसर्न ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा था तो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इस देश में इकोसिस्टम के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का तो अधिकार नहीं कह दे कि इतने समय आप चुनाव करा लीजिए, कि सितंबर तक चुनाव करा लीजिए। मूल बात है कि कश्मीर शांत कैसे हो, वो राष्ट्रपति शासन में हो, राज्य देने से हो, वो चाहे सैनिक लॉ से हो, वो ये आवश्यक था। उस समय के पहले आपने जो सारे सूचना तंत्र को खोल दिया कि इंटरनेट खोल दो, मोबाइल खोल दो, राष्ट्रपति शासन, इतना बड़ा कदम जो है वो संपूर्ण रूप से सफलता परिणति की ओर नहीं जा सका। इतने दबाव थे भारत में, हालांकि इसके बावजूद बहुत कुछ हुआ है, तो उसको करना चाहिए था। इस समय की परिस्थिति में राज्य देना न देना, देखिए वहां की जनता के बीच जाने पर तो कोई नहीं कहता हमको राज्य चाहिए। आप नॉर्मली चले जाइए, पॉलिटिकल पार्टियों की ये मांग है, जनता के बीच ये था ही नहीं। जनता को तो भैया पहली बार आवाज पहुंच रही है, विकास पहुंच रहा है, खेल कूद हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, शिक्षा हो रहा है। इस समय की परिस्थिति में भारत सरकार ने अभी जो बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प दिखाया है, कुछ मामलों पर सक्रिय हुई है, दुनिया के देशों के साथ संपर्क करके साथ आए, जनता को विश्वास में लेने की कोशिश की है, सैन्य प्रमुखों के साथ मान लीजिए बातचीत हो रही है, तो एक लंबी तैयारी का विषय है। और उस लंबी तैयारी से भारत हर दृष्टि से कार्रवाई करेगा, लेकिन देश का मानस भी इसके लिए तैयार हो कि क्या लंबे संघर्ष से जो देश पर परिणाम आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। क्या देश में कोई महंगाई बढ़ती है, उसके रिपरकशंस होते हैं दूसरे, उसके लिए आप तैयार हैं कि एक प्याज महंगा हो जाए हम कूदने लगे कि क्यों महंगा हो जाए। प्रश्न उठाने वाले जिन लोगों के पास एक जिम्मेवारी, अगर अपनी जिम्मेवारी हो, प्रश्न उठाने वाले उठाते रहेंगे, उनको वो बंद नहीं करेंगे। उसमें इस देश को नहीं उलझना है, समय पर देश उसका उत्तर देता है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कारगिल युद्ध के विरुद्ध कांग्रेस प्रतिदिन टीवी पर सवाल उठाती थी। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 1999 में कांग्रेस न्यूनतम सीट 112 पहुंची, बाद में 114 हुआ, तो देश ने दिखाया है। तो समय उनको उत्तर देगा, मुझे उसमें नहीं फंसना है, सब देश के लोग हैं, उनको भी भला चाहिए। मुझे इस बात पर विश्वास है कि इस बार का जो समाधान होगा वो बिल्कुल एक माकूल होगा। हालांकि एक जिहाद और इस्लाम के विचार पर खड़े पाकिस्तान से निपटना कठिन है, और उस पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि वो 4 भागों में बट होके वो नष्ट हो जाए, कमजोर हो जाए। सारी समस्या हमारी पंजाब के कश्मीर से आती है, बाकी चीज को अलग करिए, उनको उनकी अपने आप आधी समस्या हमारी सुलझ जाएगी। आपने पूछा था अभी अवधेश जी से,
चूक यहाँ हुई है कि 370 हटने के बाद लोकल हार्ट्स एंड माइंड्स को आपने जीतने की कोशिश नहीं की है। आपने टूरिस्ट थोप दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, टूरिज्म का आंकड़ा दे दिया कि बहुत नॉर्मल हो गया। बहुत बड़ी संख्या कश्मीर में लोकल लोगों की ऐसी है, जब तक कोई लोकल लोग नहीं शामिल होंगे आतंकवाद की कोई घटना नहीं हो सकती है, ये साबित हुआ है। स्लीपर सेल्स अभी भी हैं। तो आप लोकल हार्ट्स एंड माइंड्स को जीतने की कोशिश करिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। सिर्फ वो नहीं जो घोड़े चलाते हैं, खच्चर चलाते हैं या टूरिज्म से कमा रहे हैं, जनरल जो जनता है और हजारों हजार युवा कहीं कहीं जेलों में बैठे पड़े हैं, भरे पड़े हैं, कहाँ हैं उनके लोगों को पता नहीं है। आप उधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, लोकल लोगों का विश्वास अर्जित करिए। नहीं, अब उसमें ये भी है ना मैम कि उनका विश्वास जीतने के लिए उनको उनके हिसाब से कश्मीर में काम करने दें। विश्वास नहीं जीता तो इतना बदलाव कैसे हुआ? कम से कम ये बात तो कहते हुए सोचना चाहिए ना। अगर विश्वास नहीं जीता गया होता तो कश्मीर कैसे आता? विश्वास जीतने की वजह से तो हुआ। और ये मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि हजारों हजार युवा कहां बंद है, कौन सा युवा कहां बंद है बताइए आप, उसको उसकी बात करना चाहिए। इस तरह से क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, वो बदलाव संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, वो बदलाव जो हुआ बदलाव की वजह से ही तो चीजें बदल रही है ना सर। क्यों बदल रही है? सवाल है कि आप फास्ट नैरेटिव बना रहे हैं। आपने जब नोटबंदी लागू किया था तो इसी आतंकवाद के खिलाफ लागू किया था। आपने जब धारा 370 खत्म की थी तभी से आतंकवाद के खिलाफ आपने कहा था। आपने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म किया था तभी से आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए खत्म किया था। जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में आ रहे थे तब महबूबा राष्ट्रवादी थी, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं महबूबा मुफ्ती में इतना परिवर्तन आ गया। चुनी हुई सरकारें किसी भी राज्य के लिए किसी भी राज्य के नागरिकों की एक अपेक्षा होती है, और उसका राज्य का दर्जा छीन करके आप कहेंगे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और अगर आप सवाल उठाने वालों पे सवाल उठाएंगे तो आज के प्रधानमंत्री, कल के गुजरात के मुख्यमंत्री, जब 26/11 की घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा मांगा था उसी गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े होकर के। सवाल सरकार से सवाल करना, उन बिंदुओं पर सवाल पैदा करना थोड़ा होता है। उस समय के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। आज आप उसके बाद भी करने के लिए नहीं तैयार है, और जो सवाल पैदा करेंगे वो डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं। यह बात चलेगी, बात सवाल पे नहीं हो रही है। आप कहेंगे कि ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं जो अपने मौके के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे और उसको देश स्वीकार कर लेगा। सवाल ये पहले आप, और आंकड़ों बात नहीं चलती। आपने भी वो कहानी सुनी होगी कि एक परिवार नदी पार कर रहा था, उसको बताया गया कि आगे इतना पानी, पीछे इतना पानी, बीच में इतना पानी। उसके बाद उसने एवरेज निकाल दिया कि साहब यहाँ पे इतना, इस एवरेज में सब लोग क्रॉस कर जाएंगे, पूरा परिवार डूब गया। ठीक है, सवाल है ना, देखिए घटनाएं एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया। आतंकवादी हर घटना को थोड़ा सफल करना चाहता है। सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी होती है कि हर हमले को उसको बेनकाब करें, अप्रभावी बनाए। एक जगह भी आपसे चूक हुई, यह देश पूरा एकदम सर चूक पर इसीलिए हम लोग भी सवाल कर रहे हैं ना। और चूक तो तय होगी, आज नहीं होगी, कल तय होगी कि चूक किसकी थी। जल्दी सर, आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से। पंजाब का आतंकवाद कैसे खत्म हुआ? वहाँ यूनियन टेरिटरी तो नहीं बनाई गई, सेंट्रल रूल रिया, राष्ट्रपति शासन रखा गया, लेकिन केंद्र शासित राज्य तो बना के नहीं खत्म किया गया ना। पंजाब पूर्ण राज्य रहा और खत्म हुआ, और इलेक्टेड मुख्यमंत्री ने खत्म किया, बेअंत सिंह ने अपनी जान दे करके खत्म किया ना। तो ऐसा नहीं कि खाली आप राज्य छीन लेंगे, यूनियन टेरिटरी बना देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा कंट्रोल में लेकर के। लोग मारे गए, इसीलिए तो ये सवाल जवाब हो रहा है सर। रोक रहा हूं आपको बीच में, क्योंकि देखिए लोग मारे गए हैं और आम सिविलियन मारे गए हैं, और इसीलिए हम सब भी गुस्से में हैं, पूरा देश गुस्से में है, और सबके मन में यही सवाल है। और इसीलिए जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, चूक किसकी है वो भी तय होनी चाहिए। और इसीलिए सभी वरिष्ठ पत्रकारों को हमने अपने साथ जोड़ा और सबने वो महत्वपूर्ण सवाल, वो महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो बहुत जरूरी है, जिस पर इस विषय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए थी। अब सरकार क्या करती है, क्या होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन जो फैसले लिए गए हैं उसका क्या असर होगा, उस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की राय क्या है वो भी आपने जाना, और कितना असर दिख सकता है, किस तरीके से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि चूक पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्या उस पर कोई एक्शन दिखेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर लिखिएगा और अपने सवाल भी छोड़कर जाइएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।